सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में एक बार प्रिय विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमने पूर्व के 2 कालांशों में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन किया। किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति उस फ्रांस के अंदर धीरे धीरे अपना जो है वो प्रभाव बढ़ाने लगी। फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व के कालांशों में हमने पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रादुर्भाव किन माध्यम से हुआ। कहीं फ्रांस की भौगोलिक स्थिति को लेकर, कहीं फ्रांस की ए स्टेट्स के लोगों को लेकर, कहीं फ्रांस के अंदर करों के अधिकाधिक बढ़ाने के कारण, इन सब सम्मिलित कारणों से, और कहीं फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16वां उसके निरंकुश शासन के कारण भी धीरे धीरे फ्रांस क्रांति की ओर अग्रसर होने लगा। लीजिए पाठ्य वस्तु में आगे फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से फ्रांस में हुई, तो उसकी पृष्ठभूमि हम सब जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति किस प्रकार से हुई, लेकिन पृष्ठभूमि भी हमें जानकारी में रहेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ठीक से इस पाठ्य वस्तु को समझ सकते हैं। सर्वप्रथम जब पृष्ठभूमि की बातचीत करते हैं तो पहली बात आती है कि लुई 16वां जो है वो राजतंत्र की व्यवस्था उसकी कैसी थी, और उसके जो मन मर्जी के जो कर बढ़ाने की जो नीति थी वो इस क्रांति का आगे चलकर एक बहुत बड़ा कारण बना। लीजिए, लुई 16वां जो है जब फ्रांस का राजा बना, उस समय फ्रांस की जो स्थिति थी वो असंतोषजनक थी। सारी जो जनता थी वो राजा से परेशान थी, राजा के निरंकुश शासन से परेशान थी, और किसानों पर अधिकाधिक कर लगाने से जनता अधिक असंतोष के रूप में अपने आप को महसूस कर रही थी। तो इस पृष्ठभूमि में कारण ये भी बना कि फ्रांस क्रांति की ओर अग्रसर कैसे हुआ। दूसरे में है कि कर का जो बढ़ाने का अधिकार था, फ्रांस के अंदर जो कर बढ़ाने का जो अधिकार था वो फ्रांस के अंदर निर्मित 3 ए स्टेट्स के हाथों में था, न कि राजा के हाथों में था। अतः राजा ने प्रथम 2 स्टेट्स के लोगों को अपनी ओर मिला लिया। पूर्व के कालांशों में हमने जाना होगा कि प्रथम 2 स्टेट्स के लोग कुलीन, पादरी और इस प्रकार के जो समाज के संपन्न परिवार के जो लोग थे वो प्रथम 2 स्टेट्स के अंतर्गत आते थे। तो कहने का तात्पर्य था कि फ्रांस के अंदर जो कर बढ़ाने का अधिकार है वो फ्रांस के तीनों ए स्टेट्स के हाथों में था। तो लीजिए, उस समय फ्रांस के अंदर अधिकाधिक कर बढ़ाने के लिए एक और अधिवेशन बुलाया गया कि फ्रांस में और अधिक कर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये भी आगे चलकर कर बढ़ाने की नीति भी फ्रांस की क्रांति के रूप में बढ़ने में अग्रसर हुई। इसके साथ में कर बढ़ाने के लिए उन प्रतिनिधियों को, यानी फ्रांस के तीनों ए स्टेट्स के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया। मैंने पूर्व के कालांशों में बताया था कि फ्रांस का एक प्रसिद्ध महल जो था उसका नाम था वर्साय का महल। वो आप जानेंगे कि उस वर्साय के महल में फ्रांस के तीनों ए स्टेट्स के लोगों को इकट्ठा करके उनसे ये राय ली गई कि फ्रांस में आगे कर की नीति क्या रहेगी। इसलिए एक बैठक वहाँ पर फ्रांस के अंदर आयोजित हुई, और वो बैठक जो है वो 5 मई 1789 के अंदर रखी गई थी। और उस फ्रांस की बैठक के अंदर तीनों ए स्टेट्स के लोग उस वर्साय के महल के अंदर एकत्रित होते हैं, जिसके अंदर फ्रांस का जो प्रथम ए स्टेट्स जो था वो राजा और पादरी वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित होते थे। उनके 300 प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित हुए। दूसरा जो फ्रांस का दूसरा ए स्टेट्स का जो लोग थे, जिसके जो प्रतिनिधि थे, वो भी लगभग 300 की संख्या में वहाँ पर इकट्ठे हुए, जो समाज के संप्रांत और धनी वर्ग के लोग आते थे। और इसके साथ में जुड़ा हुआ फ्रांस का जो तीसरा ए स्टेट्स जो वर्ग था, जिसमें अधिकतर सामान्य वर्ग के लोग, किसान, मजदूर इस प्रकार के आते थे, उनके सदस्यों का भी फ्रांस के अंदर उस बैठक में 600 लोगों का प्रतिनिधित्व उस बैठक में रखा गया। और ये जो तीसरा ए स्टेट्स जो हम जानते हैं फ्रांस के अंदर, उस तीसरे ए स्टेट्स के लोगों के अंदर उनके विचार थे एकदम नवीन विचार। रूढ़िवादी तंत्र को छोड़ना, राजा की निरंकुश शक्तियों की तरफ ध्यान नहीं देकर इस देश के अंदर नवीन प्रौद्योगिकी का विकास करके इस देश को आगे गति देना, देश का विकास करना, ये तीसरे ए स्टेट्स के सदस्यों का महत्वपूर्ण उद्देश्य भी था। और कहीं न कहीं इस बैठक के अंदर जाना, और उस बैठक के अंदर तीसरे स्टेट्स के सदस्य जो 600 थे
वो अपने विचार पहले से ही तय करके उस वर्साय के महल के उस प्रतिनिधियों की बैठक में वो अपने विचार रखने वाले थे कि देश के अंदर अधिकाधिक कर नहीं बढ़ने चाहिए, देश के राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए। अगर निरंकुश शासन चलेगा तो देश आगे प्रगति नहीं कर सकता है। हम इन बिंदुओं में पढ़ रहे हैं कि फ्रांस की जो क्रांति थी वो किस प्रकार से अग्रसर होती है। लीजिए आगे की तरफ एक और बात थी कि जो इस बैठक के अंदर एक शर्त ये रखी गई थी कि इस बैठक के अंदर किसान, मजदूर और स्त्री जाति के लोगों को वहाँ जाने में जो है बंदिश थी, अर्थात वर्जित थे कि किसान, मजदूर और स्त्री उस बैठक में भाग नहीं ले सकते थे। ये इस वर्ग की एक मुख्य शर्त रखी गई थी और इस शर्त को रखना ही, और जब ये शर्त इस वर्गों के लोगों में अर्थात किसान, मजदूर और स्त्रियों ने जब ये सुना तो ये क्रांति का पहला ही प्रादुर्भाव पनप गया कि हमें क्यों नहीं प्रतिनिधित्व दिया गया। क्योंकि अगर फ्रांस के अंदर विकास के अंदर किसान और मजदूरों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और उस बड़े वर्ग को इस प्रतिनिधि सभा में पहले से ही वंचित कर दिया था, जिससे धीरे धीरे ये तीनों वर्ग जो है वो किसान, मजदूर और स्त्री जाति के जो महिलाएं, प्रतिष्ठित समाज की महिलाएं थी, उन्होंने इस क्रांति में अपना सहयोग किया कि हमारा प्रतिनिधित्व इसमें क्यों नहीं है। और फिर भी ये बैठक आयोजित हुई और इस बैठक के अंदर एक निर्णय ये भी लिया गया कि प्रथम 2 स्टेट्स और तीसरा जो ए स्टेट्स के लोग थे वो इस बैठक में मत देने का अधिकार भी रखते थे, लेकिन तीसरे स्टेट्स के लोगों ने सबसे बड़ी मांग ये भी रखी कि इस सभा के अंदर उपस्थित सभी लोगों को मत देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये जो अधिकार, ये जो बात रखी थी, तो ये भी उस बैठक में अनिर्णय बैठक होने का एक पक्ष की ओर जा रही थी, क्योंकि तीसरे स्टेट्स लोगों ने जिद कर ली थी कि इस बैठक के अंदर सभी लोगों को प्रतिनिधित्व अर्थात वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि देश में लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास हो सके। तो हम इस क्रांति के बारे में जैसे कुछ पृष्ठभूमि में कुछ बिंदु हमने पढ़े कि कर बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित हुई और उस बैठक के अंदर किस किस बातों का समावेश किया गया। लेकिन जब बैठक समाप्ति की ओर जा रही थी तो किसी अनिर्णय अर्थात अनिर्णय की स्थिति में वो बैठक हो गई, किसी विषय पर एकदम सहमति नहीं बन पाई और अंत के अंदर उसी वर्साय के महल के अंदर एक टेनिस कोर्ट अर्थात एक टेनिस खेलने का एक स्थान, बड़ा सा एक मैदान था उसमें। उस मैदान के अंदर 20 जून 1789 को बहुत सारे लोग, तीनों स्टेट्स के लोग जो असंतुष्ट थे वो सारे इकट्ठे होने के पश्चात क्या होता है कि 20 जून 1789 को प्रारंभ में वर्साय के महल के अंदर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं जिसमें तीनों स्टेट्स के सदस्य सम्मिलित होते हैं और उनकी सबसे सर्वप्रथम मांग ये होती है कि हम सबको मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन प्रथम 2 स्टेट्स के लोग ये नहीं चाहते थे कि तीसरे स्टेट्स के सभी लोगों को मत देने का अधिकार मिले, और प्रथम 2 स्टेट्स के लोगों को मत देने का अधिकार तीसरे स्टेट्स के लोगों को क्यों नहीं देना चाहते थे, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। अगर तीसरे स्टेट्स के लोग भी अगर मत देने का अधिकार कर लेंगे तो उनकी मनमानी और मनमाने कर और किसानों और मजदूरों पर अत्याचार उनका जो हो रहा था वो बंद हो जाएगा। इसलिए प्रथम 2 स्टेट्स के जो लोग थे, जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने घोर विरोध किया कि तीसरे स्टेट्स के सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैंने नीचे लिखी है श्याम पट पर कि तीसरे स्टेट्स के सभी सदस्यों को मत देने का अधिकार मिल जाने के बाद में प्रथम 2 स्टेट्स के लोग ये जानते थे कि इनकी सदस्य संख्या 600 है और अगर ये 600 वोट एक साथ अगर उनके विरुद्ध पड़ते हैं तो उनका प्रतिनिधित्व, प्रथम 2 स्टेट्स के जो प्रतिनिधि थे उनका प्रतिनिधित्व फ्रांस के अंदर कम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जो है वो मत देने का अधिकार तीसरे स्टेट्स के लोगों को देने से मना कर दिया। और अंत में जब सहमति नहीं बनी तो वहाँ के जो असंतुष्ट लोग थे वो सब क्रांति की ओर अग्रसर हो जाते हैं और राजा के विरुद्ध हो जाने के पश्चात उन्होंने क्रांति का रास्ता वो चुनते हैं।
लीजिए भैया बहनों, मैंने जो ये पाठ्य वस्तु बताई, ये क्रांति की और फ्रांस किस प्रकार से अग्रसर होता है, और कुछ घटनाएं मैंने इस श्यामपट्ट पर लिखी है, वो घटनाएं भी हम जानेंगे तो इस पाठ की पाठ्य वस्तु और आसानी से हम समझ पाएंगे। सर्वप्रथम हमने फ्रांस की जो क्रांति की पृष्ठभूमि की शुरुआत पढ़ी और टेनिस कोर्ट की घटना भी इसके साथ में पढ़ी। टेनिस कोर्ट की घटना में सबसे बड़ा जो कारण था कि तीसरे ए स्टेट्स के जो 600 सदस्य थे उनको मतदान देने का अधिकार प्रथम 2 स्टेट्स के लोगों को जो है वो जायज़ नहीं हो रहा था, वो अपनी तरफ से वो मतदान उनको नहीं मिले, ये अधिकार उनको नहीं मिले, ये उनकी मुख्य बात थी। और अनिर्णय की स्थिति में तीसरे ए स्टेट्स और कुछ समाज के संभ्रांत लोग भी इस क्रांति में अपना सहयोग देने के लिए अग्रसर हो गए। लीजिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो उस समय फ्रांस में घटती है। तो सर्वप्रथम हम सब पूर्व के कालांश में ये पढ़ चुके हैं कि 1774 के अंदर लुई 16वां जो है वो फ्रांस का राजा बनता है, जिसका विवाह अपन ने पूर्व के कालांशों में पढ़ा था कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से भी हुआ था। तो जब 1774 में लुई 16वां जब राजा बना तो उस समय फ्रांस की स्थिति खजाना खाली था और समाज में अति असंतोष की स्थिति थी और समाज की जनता को संभालना भी लुई 16वें के लिए बड़ा कठिन हो रहा था। और ये सारी बातें 1774 में घटित होती है। और उसके ठीक 15 साल के पश्चात अर्थात 1789 के अंदर हम सब ने पूर्व में पढ़ा है कि ए स्टेट्स का अधिवेशन होता है, जो मैंने अभी पूर्व के आपके इस फ्रांस की पृष्ठभूमि में आपको बता दिया है। और इसी साल में 1789 में एक और घटना घटती है कि फ्रांस का एक और अन्य दुर्ग जिसका नाम था बास्तिल का दुर्ग, उस पर भी असंतुष्ट लोगों ने, असंतुष्ट वर्ग के लोगों के द्वारा बास्तिल के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया गया। इसी प्रकार से उसी समय गांवों में किसानों ने अपने अपने स्तर पर विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया और वो सारे किसानों का एक नेतृत्व एक साथ आने से उस क्रांति को और ज़्यादा ऊर्जा मिलने लगी। ये सारी जो बातें, ए स्टेट्स का अधिवेशन, बास्तिल के दुर्ग पर हमला, असंतुष्ट वर्गों द्वारा और किसानों का गांवों में विद्रोह करना, ये 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर घटित होता है। और उसी के 2 वर्ष के पश्चात 1791 के अंदर सम्राट की निरंकुश शक्तियों पर रोक व नए संविधान की मांग उठती है। और ये क्रांति इतनी जो है वो अग्रसर हो जाती, इतनी प्रभावी और इतनी उग्र हो जाती है कि अंततः फ्रांस की जनता के सामने राजा को झुकना पड़ता है। और 1791 के अंदर जो राजा की निरंकुश शक्तियां थी उनकी शक्तियों को कम कर दिया गया और जनता के सामने राजा को झुकना पड़ा। और जनता की एक नई मांग कि इस देश के अंदर प्रजातांत्रिक संविधान की स्थापना होनी चाहिए, इसलिए देश के अंदर एक नए संविधान की मांग भी उठती है। इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट ईयर जो है 1792-93 में भी एक और घटना इसके साथ में और जुड़ जाती है कि जब संविधान निर्मित हो गया तो फ्रांस के अंदर गणराज्यों की स्थापना भी होनी प्रारंभ हो गई। और राजा की जो है उस समय जो निरंकुश, जो लुई 16वां जो राजा था, कुछ असंतुष्ट वर्ग के लोगों के द्वारा उस राजा की हत्या कर दी जाती और फ्रांस के अंदर एक प्रजातांत्रिक देश किस प्रकार से बने, इसलिए फ्रांस के अंदर गणराज्य अर्थात राज्यों की स्थापना भी हुई और जिसमें हर एक वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ अधिकार मिलने लगे। कुछ चीज़ें जो पूर्व आगे के कालांश में हम और विस्तार से अध्ययन करेंगे। 1804 और 1815 के अंदर फ्रांस के अंदर नेपोलियन का उदय होता है और 1804 ईस्वी के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट बनता है और उसने यूरोप के कई महत्वपूर्ण भूभागों पर अपना अधिकार करके अपने देश का दबदबा बढ़ाता है और जनता के अंदर एक प्रसिद्धि का मार्ग जो है वो अपनी तरफ से वो करता है। और यूरोप के अंदर फ्रांस का दबदबा बढ़ाने में नेपोलियन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक जो है वो भाग और या पार्ट होता है। और दुर्भाग्यवश 1815 के अंदर एक वाटरलू के युद्ध के अंदर नेपोलियन की हार हो जाती है। इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति और कुछ ये घटनाएं मैंने आज के इस कालांश में आपको बतानी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप इन सब बातों को आप जानेंगे और अंत में कुछ अभ्यास के प्रश्न में भी मैं दूंगा, वो स्लाइड के माध्यम से आपको अपने स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपने जो ये इतनी सारी मैंने आज बातें बताई है वो ध्यान से आप पढ़ेंगे, अपनी कॉपियों में अपना ठीक से काम करेंगे और इस कोरोना महामारी में अपने ध्यान को अपने ज्ञान में लगाएंगे। ऐसी आप सबसे मेरी अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद।